पहला प्रश्न ये सामान्य अपवाद पर आधारित है। प्रश्न है कि एक संगीत शिक्षक ने एक नाबालिग लड़की के साथ उसकी सहमति से इस बहाने संभोग किया था कि ऐसा करना उसकी आवाज़ को सुधारने के लिए अपेक्षित था। शिक्षक को बलात्कार का दोषी ठहराया गया। किस मामले में ये कहा गया था, किस मामले में ये निर्धारित किया गया था? ये मामला था आर बनाम विलियम्स का। सही ऑप्शन यहाँ पर डी है। आर बनाम विलियम्स 1942 टू KB 340 के बाद में अपीलार्थी एक 16 वर्षीय लड़की का संगीत शिक्षक था तथा उसने उसके साथ इस बहाने से संभोग किया था कि वह उसकी आवाज़ को सुधारने के लिए ऐसा कार्य कर रहा है। बालिका को यह ज्ञान नहीं था कि वह उसके साथ बलात्कार करने जा रहा था, अन्यथा वह उसके लिए सम्मति नहीं देती क्योंकि उसने कार्य की प्रकृति को ठीक से नहीं समझा था। न्यायालय ने संगीत शिक्षक को बलात्कार का दोषी माना। अगला प्रश्न है कि एक अवश्यंभावी दुर्घटना से तात्पर्य क्या है? अवश्यंभावी दुर्घटना का तात्पर्य होता है कि ऐसी दुर्घटना जो कि अवश्य होगी तथा जिसके विषय में कोई भी व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता है। एक दैविक घटना, एक अप्रत्याशित अर्थात जिसकी प्रत्याशा नहीं की जा सकती हो। एक अप्रत्याशित क्षति जिसका कि न तो पूर्वानुमान किया जा सकता है और न ही जिसको टाला जा सकता है। देखिए जैसे भूकंप है, भूकंप जैसे ऐसी एक प्राकृतिक आपदा है जिसके बारे में न तो पूर्वानुमान ही सही तरह से फिट हो पाते हैं और ना ही जिसको हम टाल सकते हैं। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका बी है कि एक अप्रत्याशित क्षति जिसका न तो पहले से अनुमान लगा सकते हैं और न ही कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उसे टाल सकता है। सर फ्रेडरिक पोलक के अनुसार अपरिहार्य दुर्घटना वह होती है जिसमें कि सामान्य बुद्धि का व्यक्ति उन परिस्थितियों में आवश्यक सावधानी या सतर्कता बरतने के बावजूद भी उसे रोक नहीं सकता है जिससे कि वह दुर्घटना घटित होती है। अगला प्रश्न प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित है। प्रतिनिधिक दायित्व का तात्पर्य होता है कि मान लीजिए ए के द्वारा किया गया कोई भी कार्य, दुर्घटना या अपकृत्य जिसके लिए बी को दायी ठहराया जाएगा, ऐसा किसी अन्य व्यक्ति को दायी ठहराया जाना प्रतिनिधिक दायित्व के दायरे में आता है। अर्थात यदि मान लीजिए किसी कंपनी में कुछ कर्मचारी हैं तो उन कर्मचारियों के द्वारा जो कोई भी कार्य किया जाएगा उस सभी के लिए वो कंपनी जिम्मेदार रहती है। इसी तरह से किसी राज्य में यदि कोई कर्मचारी या लोक सेवक हैं और उनके द्वारा कोई भी अपकृत्य किया जाता है तो उस अपकृत्य के लिए राज्य दायित्व के अधीन रहता है। प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत लागू होता है जबकि प्रिंसिपल और एजेंट का संबंध हो। सेवक यहाँ स्वामी कर लीजिएगा, स्वामी और स्वतंत्र ठेकेदार का संबंध हो, स्वामी और सेवक का संबंध हो तथा पुख सभी। तो प्रिंसिपल और एजेंट अर्थात यहाँ सभी इन सभी एग्जाम्पल्स में जो कि 3 एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं, इन सभी में एक बड़ा ओहदे वाला व्यक्ति अपने से छोटे कर्मचारी के प्रति जिम्मेदार है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर डी है। इसके कुछ यहाँ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, हम इन्हें भी समझ लेते हैं कि कभी कभी दो व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध ऐसे होते हैं कि कानून एक के द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए दूसरे को दायी मानता है। ऐसे संबंधों के कुछ उदाहरण यहाँ नीचे दिए गए हैं। पहला है स्वामी और सेवक, दूसरा है स्वामी तथा स्वतंत्र ठेकेदार, मालिक तथा अभिकर्ता। अभिकर्ता के द्वारा किए गए कार्य के प्रति मालिक जिम्मेदार होगा। यदि ये कोई टॉर्ट अपकृत्य जैसी विधि कोई कार्य करता है तो उसके लिए उस मालिक को जिम्मेदार माना जाएगा। कंपनी तथा उसके निदेशक, फर्म तथा उसके साझीदार, संरक्षक तथा प्रतिपाल्य तथा पत्नी और पति। यदि कंपनी के निर्देशक कोई भी ऐसा कार्य करते हैं तो उसके लिए पूरी कंपनी जिम्मेदार होती है। कंपनी की जिम्मेदारी होती है। फर्म तथा उसके साझीदारों के द्वारा किए गए किसी भी टॉर्ट के लिए फर्म जिम्मेदार रहती है। संरक्षक तथा प्रतिपाल्य, प्रतिपाल्यों के लिए या जो कि संरक्षक जिसके संरक्षण में कोई ऐसा कार्य किया जाए, कोई जैसे मान लीजिए ये गार्जियंस हैं ए और इनके संरक्षण में बी सी डी, ये 3 बच्चे हैं, तो इनके द्वारा यदि इन ए का संरक्षण इन बी को प्राप्त है तो बी के द्वारा किए गए किसी भी टॉर्ट के लिए ए दायी रहेंगे। पति और पत्नी, पत्नी के द्वारा किए गए किसी भी टॉर्ट के लिए पति को जिम्मेदार माना जाएगा। प्रश्न है कि कस्तूरीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला संबंधित है। कस्तूरीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला ये राज्य के प्रतिनिधिक दायित्व या प्रतिनिधायी दायित्व से संबंधित है। अर्थात राज्य किए गए अपने लोक सेवक के कार्यों के लिए दायित्व का अधीन रहेगा।
उच्चतम न्यायालय ने कस्तूरीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में राज्य कर्मचारियों के द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए सरकार का प्रतिनिधिक दायित्व संबंधी विधि को स्पष्ट करते हुए कहा था कि यदि कोई भी लोक सेवक अपकृत्य करता है तथा इससे नुकसानी के दावे का अधिकार उत्पन्न होता है तो देखना यह पड़ेगा कि क्या लोक सेवक ने अपकृत्य उन कानूनी कार्यों को करने से किया है जो कि राज्य के प्रभुत्व संपन्न शक्ति के प्रत्यायोजन से संबंधित है। यदि उत्तर स्वीकारात्मक है तो अपकृत्य के लिए राज्य या सरकार दायी नहीं होगी, परंतु यदि उत्तर नकारात्मक है तो प्रतिवादी उत्तरदायी होगा। तात्पर्य यह है कि एक सारांश रूप में इसको समझिए। यदि मान लीजिए किसी लोक सेवक के द्वारा, जैसे कि मान लीजिए एक कोई पुलिस का अधिकारी है और उसके द्वारा यदि कर्फ्यू दिया गया, कर्फ्यू का समय चल रहा है और कर्फ्यू के समय में यदि इस ए के द्वारा बी या सी किसी को कोई हानि पहुंचती है तो ये इसके लिए लायबल नहीं है, क्योंकि राज्य के द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आपको कानून का उल्लंघन नहीं करना है। लेकिन अगर इस ए के द्वारा बिना किसी वजह से इस बी और सी को कहीं भी कोई हानि पहुंचाई जाती है तो ए के द्वारा किए गए टॉर्ट के लिए ये राज्य दायित्व के अधीन रहेगा। प्रस्तुत वाद में कृत्य राज्य के प्रभुत्व संपन्न शक्तियों के अधीन की गई कहा जा सकता है। राज्य की जो प्रभुत्व संपन्न शक्तियां थी उनके अधीन ऐसा कार्य, यदि कर्फ्यू के समय पर ए के द्वारा इन बी और सी को कोई भी हानि पहुंचाई जाती है तो उसके लिए यह दायित्व के अधीन नहीं रहेगा राज्य, अतः राज्य दायी नहीं माना गया। अगला प्रश्न यह उपेक्षा पर आधारित है कि परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं, ये सूत्र किसका नियम है? परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं, ये सूत्र साक्ष्य का नियम है। सही ऑप्शन यहाँ पर सी है। इस प्रश्न की व्याख्या है कि उपेक्षा घोषित कर साबित करने का भार वादी पर होता है। ए और बी, ए ने बी के विरुद्ध मामला लेकर के आया है, इसका कहना यह है कि इस बी के द्वारा जो मेरी दुर्घटना की गई है इस बी ने जानबूझ करके ऐसा कृत्य किया है या उपेक्षापूर्ण तरीके से किया है, तो यहाँ बी ए को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि बी ने उपेक्षा की थी कार्य को करने में। वादी को यह साबित करना चाहिए कि उपेक्षापूर्ण या जिसके परिणामस्वरूप वादी को क्षति पहुंची है। स्वयं प्रमाण या परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं। द थिंग्स स्पीक्स इटसेल्फ के नियम के द्वारा यह कठिनाई पर्याप्त मात्रा में टाली जा सकती है। परिस्थितियां इसके संबंध में स्वयं किसी भी बात को उजागर करेंगी कि यह उपेक्षापूर्ण तरीके से कार्य किया गया है। यदि राह चलते एक्सीडेंट होता है किसी कार के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ में, तो ये जो सूक्ति है ये कार्य कर रही है कि परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं। तो ऐसे मामलों में वादी को यह साबित करना होता है कि पर्याप्त होता है कि दुर्घटना घटित हुई थी, क्योंकि इस नियम के अनुसार उपेक्षा का अनुमान हो जाता है। अगला प्रश्न है कि परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में लागू किया गया था? यह किया गया था नगर निगम दिल्ली बनाम सुभागवंती के मामले में। सही ऑप्शन यहाँ पर डी है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली बनाम सुभागवंती AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट 1752 ये पेज के नंबर होते हैं 1750 और 1752। जो बुक होती है AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर जो बुक है जिसमें कि ये सुप्रीम कोर्ट के केस छपते हैं, उस बुक के 1966 यानी 1966वें वर्ष में ये बुक छपी 1966 के केसों के आधार पर। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें पेज नंबर होते हैं, वॉल्यूम होते हैं 1, 2, 3, 4, उनमें ये पेज नंबर होते हैं। ये पेज नंबर सीरियल वाइज 1 से लेकर के आगे की ओर बढ़ता जाता है मामला। ये तो 1750 और 1752 में पेज पर इसके संबंध में बात कही गई है। जो केस है ये पूरा 1750 से लेकर के 1752 के पेज क्रमांक पर आपको मिल जाएगा। के बाद में उच्चतम न्यायालय ने विधि को स्पष्ट करते हुए कहा था कि यह सत्य है कि साधारणतः विधि यह है कि वादी उपेक्षा सिद्ध करे, अर्थात वादी को सिद्ध करनी होगी कि उपेक्षापूर्ण तरीके से प्रतिवादी ने कार्य किया है, न कि प्रतिवादी उपेक्षा न हो सिद्ध करे, न कि प्रतिवादी ये सिद्ध करे कि उपेक्षा के द्वारा मेरे द्वारा ये कार्य नहीं किया गया है, उपेक्षापूर्ण तरीके से नहीं किया गया है। अर्थात ये बात वादी को सिद्ध करनी है कि कार्य उपेक्षापूर्ण तरीके से हुआ है, न कि प्रतिवादी ये सिद्ध करेगा कि उपेक्षापूर्ण तरीके से कार्य नहीं किया गया। परंतु इस नियम का अपवाद है जो कि उन परिस्थितियों पर लागू होता है जबकि जिस चीज से क्षति होती है वह सारवान समय पर प्रतिवादी या उसके सेवक के एकमात्र संबंध या नियंत्रण में होती है तथा घटना ऐसी होती है जो कि प्रतिवादी की बिना उपेक्षा के चीजों के साधारण क्रम में नहीं होती है। यहाँ ये अपवाद के रूप में बताया गया है कि जो प्रतिवादी की बिना उपेक्षा के
चीज़ों के साधारण क्रम में नहीं होती है। इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि प्रस्तुतवाद में रेस इप्सा लोक्यूटर्स का जो सिद्धांत है वो लागू होता है। विविध पर आधारित कुछ प्रश्न है कि अपकृत्य एक दीवानी दोष है जिसका कि उपचार सामान्य विधि के अनुसार अपनिर्धारित नुकसानी की कार्यवाही है और जो एकमात्र न्यास भंग था, अन्य किसी भी सामयिक आधार का उल्लंघन मात्र नहीं है। अपकृत्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये परिभाषा दी गई है सामंड के द्वारा। सामंड ने अपकृत्य विधि को कुछ इस तरह बताया है कि अपकृत्य एक सिविल रॉन्ग अर्थात सिविल दोष है जिसका कि उपचार जो है वो अनिर्धारित क्षतिपूर्ति की कार्यवाही है। जो निर्धारित है क्षतिपूर्ति जो है वो दी जानी चाहिए। कार्यवाही तथा जो कि मात्र संविदा भंग या केवल सामयिक कर्तव्यों का भंग नहीं होता। ये जो इस तरह की जो क्षति होती है ये मात्र संविदा भंग या केवल सामयिक कर्तव्यों के भंग से ही उत्पन्न नहीं होती है। अपकृत्य विधि के अंतर्गत दायित्व कैसा होता है? तो अपकृत्य विधि के अंतर्गत जो दायित्व होता है वो पूरे विश्व के प्रति रहता है। एक व्यक्ति विशेष के साथ, व्यक्तियों के एक समूह के प्रति, ये सारे विश्व के साथ, तो पूरे वर्ल्ड के प्रति या पूरे विश्व के प्रति रहता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर सी है। प्रश्न है कि इस प्रश्न की व्याख्या है कि विनफील्ड ने अपकृत्य विधि के अंतर्गत दायित्व उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को बताया है। अपकृत्य दायित्व मूलतः कानून के द्वारा निर्धारित कर्तव्य भंग से उत्पन्न होना चाहिए। अर्थात किसी के संबंध में यदि कोई कानून बना हुआ है तो उस कानून को तोड़ने वाला होना चाहिए। जो आपके द्वारा जो अपकृत्य किया गया है, जो टॉर्ट किया गया है, वो उस कानून को तोड़ता हो जो बना हुआ है। यह विधिक कर्तव्य समस्त समाज के प्रति होना चाहिए। ये विधिक कर्तव्य जो है वो पूरे समाज के प्रति होना चाहिए। विधिक कर्तव्य के अतिलंघन के लिए अनिर्धारित क्षतिपूर्ति का मुकदमा दायर किया जा सकता है। ऐसे कर्तव्य भंग के लिए या कर्तव्य के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति का दावा या मुकदमा लाया जा सकता है। अपकृत्य गठित करने के लिए दिया हुआ है कि प्रतिवादी के द्वारा कोई भी कार्य या कार्य का लोप होना चाहिए। अपकृत्य बनाए जाने के लिए या अपकृत्य साबित होने के लिए प्रतिवादी के द्वारा कोई भी कार्य या कार्य का लोप, प्रतिवादी ए वर्सेस बी, ए बी के विरुद्ध मामला लेके आता है कि साहब इस व्यक्ति के द्वारा मेरे साथ ये टॉर्ट किया गया है। तो प्रतिवादी के द्वारा इस बी के द्वारा कोई भी कार्य या तो कार्य करके किया हो टॉर्ट या कार्य न करके, तो कार्य के द्वारा या कार्य के लोप के द्वारा टॉर्ट होना चाहिए। प्रतिवादी के कार्य या लोप द्वारा वादी को निहित विधिक अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए और इसके इस कृत्य के द्वारा बी के इस कृत्य के द्वारा इस ए के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए। प्रतिवादी का विधिक कर्तव्य होना चाहिए। ये विधिक कर्तव्य नहीं होगा प्रतिवादी का, क्योंकि बी अगर किसी उसको नुकसान पहुंचा रहा है तो इसका कर्तव्य नहीं है। ए और बी दोनों, तो सही ऑप्शन यहाँ पर ए और बी दोनों है। सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी हो गया। अपकृत्य के आवश्यक तत्व हैं कि प्रतिवादी के द्वारा किया गया कार्य दोषपूर्ण होना चाहिए। दोषपूर्ण कार्य के परिणाम स्वरूप किसी भी अन्य व्यक्ति के विधिक नुकसानी होनी चाहिए और दोषपूर्ण कार्य ऐसा होना चाहिए जिसके लिए कि विधिक उपचार मिल सके। तो ये तीनों ही यहाँ ये विकल्प जो दिए हुए हैं ये तीनों ही तत्व हैं अपकृत्य से संबंधित। कार्य में लोप या चूक भी शामिल होता है। जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें लोप, कार्य का न किया जाना या चूक भी शामिल होता है। विधिक नुकसानी से तात्पर्य वास्तविक या धनरूपी नहीं है, बल्कि विधिक नुकसानी तब होती है जबकि विधिक कर्तव्य का उल्लंघन होता है या जबकि विधि के द्वारा स्वीकृत वादी के अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो विधिक नुकसानी कब बता रहे हैं? जबकि विधिक कर्तव्य का व्यक्ति के द्वारा जो विधिक कर्तव्य है आप उनका उल्लंघन कर रहे हैं, और जबकि विधि के द्वारा दूसरा दिया हुआ है कि विधि स्वीकृति वादी के अधिकार का या वादी के जो स्वीकृत अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा हो, विधिक कर्तव्यों का उल्लंघन हो रहा हो या वादी के पास जो अधिकार है उन अधिकारों का उल्लंघन होता हो। अगला प्रश्न है कि मानहानि का कर्तव्य हो सकता है, अपकृत्य हो सकता है केवल जीवित व्यक्ति के बारे में, मृतक व्यक्ति के बारे में, ए और बी दोनों, तथा या तो ए या बी। तो देखिए मानहानि का मामला केवल जीवित व्यक्तियों के संबंध में ही होता है, लेकिन कुछ मैटर्स में मृत व्यक्ति के संबंध में ही माना जाता है, और जो आईपीसी है वो कुछ मामलों में मृत व्यक्ति के संबंध में भी मानहानि की बात करती है। अपकृत्य विधि जीवित एवं मृत व्यक्तियों को मानहानि में अंतर बताती है। कभी कभी जीवित व्यक्ति के संबंध में कही गई बातें भी अपमान मानी जाती हैं, लेकिन मृत व्यक्तियों के संबंध में नहीं मानी जाती। परंतु आपराधिक विधि में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अनुसार किसी भी मृत व्यक्ति पर कोई भी लांछन लगाना मानहानि होता है। यदि यह लांछन उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को, यदि वह जीवित होता
तो आघात पहुंचाने या उसके परिवार के अन्य संबंधियों की भावनाओं को चोट पहुंचाने के इरादे से किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्रवाई कहा जा सकता है? आपराधिक कार्रवाई, धन वसूली की कार्रवाई। तो आपराधिक कार्रवाई है ये विद्वेषपूर्ण अभियोजन के दायरे में आती है। विद्वेषपूर्ण अभियोजन के बाद में वादी के लिए ये आवश्यक होता है कि वह निम्नलिखित को सिद्ध करे। पहला है कि प्रतिवादी ने आपराधिक आरोप पर उसके विरुद्ध अभियोजन चलाया था। तात्पर्य यह है कि ए और बी, ये बी के विरुद्ध मामला लेकर के आता है। ए कहता है कि प्रतिवादी ने आपराधिक आरोप पर उसके विरुद्ध अभियोजन चलाया था। पहले कभी इस बी ने ए के विरुद्ध कोई भी अभियोजन चला रखा था। बी वर्सेस ए पहले कोई मामला चल रहा था। अब बाद में ये ए बी के अगेंस्ट लेकर के आता है, कहता है कि प्रतिवादी ने आपराधिक आरोप पर उसके विरुद्ध अभियोजन चलाया था, इसके खिलाफ कोई झूठी कार्रवाई संस्थित की थी जिस पर वो निर्णय उसके पक्ष में हुआ था, यह कि उस अभियोजन का निर्णय या अंत उसके पक्ष में हुआ था। ये कह रहा है कि मेरे फेवर में डिसीजन आया था कि प्रतिवादी ने उक्त अभियोजन विद्वेष के कारण चलाया था, यह कि उक्त कार्रवाई प्रारंभ करने का कोई भी युक्त तथा अधिसंभाव्य कारण नहीं था। जो इस बी के द्वारा ए के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी उसका कोई भी युक्त कारण नहीं था। इसने जानबूझ करके गलत तरीके से मेरे खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई प्रारंभ की थी, यह कि वादी को उक्त अभियोजन के परिणामस्वरूप नुकसान हुआ था। और उसका कहना यह है, एक कि मेरे को जो है इसके परिणामस्वरूप नुकसान हुआ था। तो इसको आप भली भांति सही प्रकार से समझ लीजिए कि पहले ये बी ए के विरुद्ध इसने मुकदमा चलाया, साल 2 साल 4 साल जो भी चला हो, ये बाद में बरी हुआ, सब कुछ ओके रहा। इसके बाद में इस ए ने बी के अगेंस्ट फिर मामला लेके आया विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए। अगला प्रश्न है कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए दायित्व उत्पन्न होता है जबकि कार्रवाई स्थापित की गई हो। न्यायिक अधिकारी के समक्ष, कार्यवाही अधिकारी के समक्ष, अर्ध न्यायिक अधिकारी के समक्ष, या ए और सी दोनों। तो इसका सही ऑप्शन ए है कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए दायित्व उत्पन्न होता है जबकि कार्रवाई किसी न्यायिक अधिकारी के समक्ष संस्थापित की गई हो। डी.एन. बंदोपाध्याय बनाम भारत संघ के बाद में यह निर्धारित किया गया था कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन हेतु कार्रवाई अभियोजन तब कहला सकती है जबकि किसी भी ऐसे प्राधिकारी के समक्ष जिसे कि न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हों शिकायत करके विधि को गति में लाया गया हो। अनुशासनात्मक प्राधिकारी जो जांच करता है तथा सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अंतिम आदेश पारित करता है वह न्यायिक कार्रवाई के एक का हिस्सा नहीं है के ढंग से अपने कार्य संपादित करता है, परंतु यह न्यायिक प्राधिकारी नहीं कहलाया जा सकता। अगर किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध उसके ही विभाग के या अन्य किसी विभाग के कर्मचारी या अधिकारी के द्वारा कोई जांच की जाती है, रिपोर्ट सबमिट की जाती है, तो ऐसा मामला ये न्यायिक प्रोसीजर के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि मिथ्या कारावास के अपकृत्य के लिए, मिथ्या कारावास अर्थात झूठा कारावास, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध होना चाहिए। किसी व्यक्ति को झूठा कारावास दिया गया तो उसका तात्पर्य है कि उस व्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से बाधित होनी चाहिए। मिथ्या कारावास से तात्पर्य से शारीरिक अवरोध से होता है जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से प्राधिकृत नहीं है। मिथ्या कारावास के कुछ आवश्यक तत्व निम्न है: स्वतंत्रता का पूर्ण अवरोध हो, व्यक्ति या विवक्षित रूप से विधि के द्वारा प्राधिकृत नहीं हो। प्रश्न है कि अपदूषण एक अपकृत्य को एक व्यक्ति के भूमि के उपयोग या उपभोग अथवा इससे संबंधित किसी भी अधिकार के संबंध में अवैधानिक हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित किया गया था। किसके द्वारा परिभाषित किया गया है ये पूछा गया है, तो इसका सही आंसर ए है कि विनफील्ड के द्वारा। डॉक्टर विनफील्ड के अनुसार न्यूसेंस अर्थात अपदूषण किसी भी व्यक्ति के भूमि के या उसके ऊपर या उससे संबंधित किसी भी अधिकार के प्रयोग या उपभोग में बाधा उत्पन्न करता है। आप जब सीआरपीसी में जाएंगे तो सीआरपीसी में भूमि या जल से संबंधित मामलों को लेकर के जो विवाद उत्पन्न होते हैं वो न्यूसेंस के अंतर्गत आते हैं। तो वही बात यहाँ कही गई है कि व्यक्ति के भूमि के या उसके ऊपर भूमि या भूमि से संबंधित अन्य कोई अन्य विवाद होते हैं तो उनसे संबंधित जो किसी भी प्रकार के किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या उपयोग या उपभोग में बाधा पहुंच रही है तो ये सभी अपदूषण के अंतर्गत आते हैं।